जानकी के घर में उसका बीमार पति रघु खाट पर लेटे हुए अपने मरने के दिन गिन रहा था और उसका इकलौता बेटा पवन अपने पिता की जगह खेतों में काम करने गया था। आजकल खेतों में आलू की खुदाई चल रही थी, इसलिए उसका बेटा लेट तक खेत में ही था। जानकी कभी अपने पति की सेवा करती तो कभी चूल्हे के पास जाकर खाना देखती थी। वो दो दो काम एक साथ करके परेशान हो जाती है। ये देख रघु अपनी पत्नी को पास बैठाता है और उससे बोलता है। जानकी, तुम अकेले इतना सारा काम करके परेशान हो जाती हो। क्यों ना हम अपने बेटे पवन की शादी कर दे। बहू आ जाएगी तो तुम्हारे काम में हाथ बटा देगी। कैसी बात कर रहे हैं जी, हमारा पवन इतना छोटा है। इस उम्र में अगर हम उसकी शादी कर देंगे तो वो एक साथ इतनी सारी जिम्मेदारी कैसे संभालेगा। एक तो मजबूरी के कारण इस उम्र में उसे अपने पिता की जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है। लेट लेट तक खेतों में काम करता है। मैं अपने स्वार्थ के लिए एक और जिम्मेदारी उसके कंधों पर नहीं डाल सकती। क्या हो जाएगा अगर समय से पहले ही शादी हो गई। तुम्हें मेरी सेवा भी तो करनी है, घर भी देखना है, बेटे को भी संभालना है। एक साथ ये सब कैसे करोगी। हम एक समझदार लड़की से उसकी शादी करेंगे। घर के साथ साथ वो मेरे बेटे का भी अच्छे से ध्यान रखेगी। आप शायद सही कह रहे हैं। आज न कल तो उसकी शादी करनी ही है। इससे अच्छा है अभी क्यों ना कर दे। आपकी जिंदगी में बेटे की शादी हो गई तो बहू का मुंह देख लेंगे। यही सब सोचकर जानकी अपने बेटे की शादी माला नाम की लड़की से कर देती है। शुरू में तो माला कुछ दिन तक ससुराल में बहुत अच्छे से रहती है, लेकिन कुछ दिन बाद उसके मायके वाले ससुराल के लोगों के खिलाफ माला को भड़काने लगे। उसका मायका पास में ही था, इसलिए माला हर हफ्ते अपने मायके चली जाती थी। अब वो घर का एक काम भी नहीं करती थी। पवन के सामने वो थोड़ा बहुत काम कर भी लेती थी, लेकिन पवन के बाहर जाते ही वो अपना रंग दिखाने लगती। वो ज्यादातर काम अपनी सास से करवाने लगी। एक दिन पवन जब खेत में काम करने चला गया, तब माला ने देखा उसकी सास अपने पति के साथ खाट पर बैठकर बातें कर रही थी। घर का सारा काम वैसे ही पड़ा था। माला को काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, इसलिए मौका का फायदा उठाकर वो अपने सास ससुर को सुनाने लगी। ये क्या कर रही हो बुढ़िया, पूरे दिन बस तुम दोनों को बैठकर फ्री की रोटी तोड़नी है। एक तो ये बूढ़ा किसी काम का नहीं है, इससे तो कोई काम भी नहीं होने वाला, मरता भी नहीं है और फालतू में घर के खर्चे बढ़ा रहा है। मेरे पति की आधी कमाई तो इसके इलाज और दवाई में चली जाती है। अब तुम क्या चाहती हो बुढ़िया, बिना कोई काम किए ही खाना चाहती हो। अगर ऐसा सोच रही हो तो मेरे रहते ये सब नहीं चलेगा। अगर घर में रहना है तो काम करना पड़ेगा, ऐसे बैठे बैठे खाना नहीं मिलेगा। बहू, ये क्या तरीका है अपने सास ससुर से बात करने का। हम कुछ नहीं बोलते, इसका मतलब ये नहीं है जब देखो हमारी बेइज्जती करो। ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं है, हमारा भी है। जितना आप जुबान चला रही हो उतना हाथ चला लोगी तो समय से खाना भी मिल जाएगा, वरना आज कहीं उपवास न हो जाए। अपनी बहू की ऐसी बात सुनकर जानकी दुखी मन से काम करने लगी और उसकी बहू घर के अंदर आराम करने लगी। सारे काम खत्म करने के बाद वो अपने पति के पास जाती है। रघु अपनी पत्नी को उदास देखकर बोलता है। मैं कितना बेबस लाचार पति हूँ, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा। मेरी जिद के कारण तुमने अपने बेटे की शादी भी कर ली, लेकिन फिर भी कोई सुख नहीं मिला। ना जाने कैसी बहू मिली है, हमारी जिंदगी खराब कर दी। जाने दीजिए जी, हमारी किस्मत में ही सुख करना नहीं लिखा है। इतना बोलकर जानकी अपने पति को समझा देती है। इसी तरह समय बीतने लगा। उसकी बहू आए दिन अपने सास ससुर के ऊपर होने वाले खर्चों के लिए उन्हें सुनाने लगी। इसी चिंता में रघु भी अपने प्राण त्याग देता है। ये खबर सुनकर जानकी और पवन दोनों रोने लगते हैं। अपने पति के जाते ही जानकी पूरी तरह टूट जाती है। अब उसे समझने वाला उसका पति उसे छोड़कर हमेशा के लिए चला गया था। अब तो माला को रोकने वाला कोई नहीं था। वो अपनी सास से अपनी मर्जी के अनुसार काम करवाती थी। जानकी भी बेबस होकर सब काम करती थी। काम करने के बाद वो अपने गाय को चराने खेत में ले जाया करती थी। उसके गाय का नाम मोती था। अब जानकी अपनी बहू से परेशान होकर मोती को चराने के बहाने पूरे दिन खेत में ही रहती थी। जब उसका बेटा पवन घर आता था तब उसके साथ ही वो भी घर आती थी। मोती को भी वो बिल्कुल अपने बेटे की तरह ही मानती थी। ये सब देखकर उसकी बहू को मन ही मन गुस्सा आ रहा था। अब तो उसे सारा काम खुद ही करना पड़ता था, इसलिए वो मायके नहीं जा पाती थी।
कुछ दिन बाद जब वो अपने मायके गई तब उसकी भाभी ने बोला, ये क्या ननद जी, आप तो अपने घर का रास्ता ही भूल गई। क्या बताऊं भाभी, आजकल ये बुढ़िया बहुत तेज हो गई है। इतनी शातिर है कि गाय को चराने के बहाने चली जाती है और अपने बेटे के साथ ही खेत से आती है। अब पूरे दिन घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। थक हार कर आ करती हूँ, उसके बाद आने का मौका ही नहीं मिलता। ये क्या ननद जी, इतनी छोटी सी बात से आप परेशान हो? आपको अपनी सास को कंट्रोल करना ही नहीं आता। अरे उसे सबक सिखानी चाहिए। वो कैसे भाभी? इतना पूछने पर उसकी भाभी माला को सारी प्लानिंग बता देती है। माला प्लानिंग सुनकर बहुत खुश होती है। उसके बाद वो घर जाकर ठीक वैसे ही करती है जो उसकी भाभी ने करने को बोला था। वो हमेशा की तरह अपनी सास के लिए एक खाना की पोटली बनाती है जो उसकी सास दोपहर के समय में खाती थी, लेकिन आज उस खाने में वो जहर मिला देती है ताकि खाते ही वो मर जाए। उसके बाद वो पवन की सारी कमाई पर खुद ही ऐश करे और अपने मायके वालों को भी ऐश करवा सके। जानकी खाना लेकर हमेशा की तरह मोती को चराने के लिए खेत में चली जाती है। थोड़ी देर बाद जैसे ही जानकी को भूख लगती है, वो तुरंत अपनी पोटली खोलकर खाने वाली होती है। तभी मोती अपने मुंह से मारकर खाना नीचे गिरा देता है। वो जब भी खाना खाने की कोशिश करती है, मोती उसे खाना खाने ही नहीं देता, इसलिए वो गुस्से में मोती को डांटती है। क्या हो गया मोती तुझे? आज तू ऐसे क्यों कर रहा है? मुझे भूख लगी है लेकिन तू खाने क्यों नहीं दे रहा है? तुझे भूख लगी है तो तू खा ले, उसके बाद मैं खाऊंगी। इतना बोलकर जानकी मोती का मुंह सहलाते हुए खाना उसकी तरफ डाल देती है। मोती जैसे ही खाना खाता है, कुछ ही देर में बेहोश हो जाता है। जानकी उसे उठाने की लाख कोशिश करती है लेकिन वो नहीं उठता है। जानकी घबराई हुई अपने बेटे के पास जाती है और उसे सारी बात बता देती है। पवन खेत से भागा भागा जाता है और कुछ आदमियों के सहारे वो मोती को घर लेकर जाता है। डॉक्टर आकर मोती का चेकअप करते हैं। उसके बाद जो डॉक्टर ने बोला वो सुनकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। आपके गाय ने कुछ जहरीली चीज खाई है जिसके कारण उसकी मौत हो गई। ये सुनते ही जानकी सब समझ जाती है। वो उससे लिपट लिपट कर रोने लगी। लेकिन माँ, वो तो हमेशा आपके साथ ही रहती थी, फिर आपके होते हुए वो कैसे ऐसा कुछ भी खा सकती है? बेटा, मुझे पता होता तो मैं कभी उसे ऐसा कुछ खाने को नहीं देती। खुद खा लेती लेकिन मोती को खाने नहीं देती। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं उसका ध्यान न रख सकी। ये बोलकर जानकी वापस से जोर जोर से रोने लगी। उसका बेटा उसे चुप कराते हुए बोला, माँ, इसमें आपकी क्या गलती है? अब जो होना था सो हो गया, चुप हो जाओ, मत रो अब। मोती के मरने का दुख मुझे भी है। उसके दूध से तो हमारे घर का भरण पोषण होता था। एक खेत की कमाई से मैं क्या क्या करता। इतना बोलकर वो अपनी पत्नी को पास बुलाता है और बोलता है, सुनो माला, जरा माँ का ध्यान रखना। मैं जल्दी से खेत का काम निपटा कर आता हूँ। इतना बोलकर पवन चला जाता है। जानकी सब जानती थी कि उसका मोती कैसे मरा, इसलिए वो अपनी बहू को बोलती है, तुम इतनी गिर जाओगी सोचा नहीं था। गलती कर दी तुम्हारे जैसी लड़की को अपने घर की बहू बनाकर। तुमने मेरे और मेरे पति को इतना परेशान किया कि वो इसी चिंता में चले गए। अब तुम्हें चैन नहीं मिला तो बेजुबान जानवर को मार दिया। क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? तुमसे वफादार तो वो जानवर है जिसने मेरे हिस्से का जहर खुद खा लिया। बहुत बोल लिया आपने। अरे किस्मत अच्छी थी आपकी जो बच गई। बदकिस्मती तो उस जानवर की थी जो जहर खा लिया, वरना वो जहर वाला खाना तो आपके लिए था। पता नहीं कैसे बच गई। अभी भी चाहूँ तो घर से निकलवा सकती हूँ, इसलिए ज्यादा खुश मत हो। पवन बाहर खड़ा होकर दोनों की बातें सुन लेता है और गुस्से में अंदर आकर अपनी पत्नी को जोर का थप्पड़ लगाता है। अच्छा हुआ जो मेरा टोकरी घर में ही छूट गया। इसी बहाने मैं घर आ सका और तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। मेरे पीछे ये सब करती थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खाने में जहर मिलाने की? शुक्र मनाओ मेरी माँ को कुछ नहीं हुआ। अगर उन्हें कुछ होता तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ता। मेरे पिता को तो मार ही डाला, अब मेरी माँ को मारना चाहती हो? मैं भी भोला था, अपने पिता के दुख को देख न सका। मुझे लग रहा था मेरी पत्नी मेरे बूढ़े माँ बाप का ध्यान रख रही है, लेकिन ये तो खून के आंसू रुला रही थी। बस बहुत हुआ, अब निकल जाओ मेरे घर से, वरना धक्के मारकर निकाल दूंगा। मुझे माफ कर दो जी, मैं आपसे ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं अकेली कहाँ जाऊंगी? अब ये झूठे आंसू बहाना बंद करो और निकल जाओ। इस घर में दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। इतना बोलकर वो अपनी पत्नी को घर से बाहर की तरफ धक्का देकर निकाल देता है और अपनी माँ को घर के अंदर लेकर चला जाता है।
माला रोती हुई अपने मायके चली जाती है और सारी बातें अपनी भाभी को बता देती है। ये तो बहुत गलत किया, यहाँ तो इतना छोटा घर है। आप बुरा मत मानो ननद जी, आपके भाई की आमदनी बहुत कम है, तो ऐसे में आप भी यहाँ रहोगे तो उन्हें थोड़ी परेशानी होगी। आप तो समझ ही रही हो, वरना मैं आपको रख लेती। वैसे भी ससुराल जैसा भी हो, थोड़ा सहन करके ससुराल में ही रहना चाहिए। अपनी भाभी की ऐसी बात सुनकर माला को एहसास हुआ कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुकी है। जिस भाभी की बात सुनकर उसने अपना घर बर्बाद कर लिया, वही आज उसे अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए भारी मन से वो वहां से भी चली जाती है। अब तो ना वो अपने ससुराल जा सकती थी और ना ही मायके। उसे रहने की जगह नहीं मिल रही थी। इसलिए कुछ दूर चलने के बाद वो एक जंगल में पहुंची, जहाँ एक बरगद का पेड़ था। वो उस पेड़ के पास बैठकर रोने लगी। ये क्या कर लिया मैंने, अपनी जिंदगी अपने हाथ से ही बर्बाद कर ली। अब मैं किसके लिए जिंदा रहूंगी। यही सब सोचकर वो खुद को खत्म करने के इरादे से खाई की तरफ बढ़ती है। तभी उसके सामने एक साधु आ जाता है। क्यों खुद को खत्म करना चाहती हो बेटी? माला रोते हुए उसे सारी बात बता देती है। गलती तो तुमने की है, जिसकी सजा तुम्हें काटनी होगी। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जीने की वजह ये बच्चा बनेगा जो तुम्हारे पेट में पल रहा है। क्या मैं गर्भवती हूँ महाराज जी? हाँ बेटी, तुम गर्भवती हो, लेकिन जब तक तुम इस बच्चे को जन्म नहीं दे देती, तुम्हें उस घर के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए तुम चाहो तो कुछ दिन हमारे कुटिया में शरण ले सकती हो। इतना बोलकर वो साधु माला को अपने कुटिया में ले जाता है, जहाँ कुछ माताएं भी रहती थी। माला वहाँ रहकर सभी की सेवा करती है और सभी माताओं के साथ मिलकर सभी के लिए भोजन बनाती है। इसी तरह वो 9 महीने तक वहाँ रहती है और सबकी सेवा करती है। उसके बाद सभी संतों के आशीर्वाद से वो एक बेटे को जन्म देती है, जो बिल्कुल उसके पति पवन की तरह दिख रहा था। माला सभी संतों का आशीर्वाद लेकर अपने बच्चे के साथ अपने ससुराल के लिए निकल जाती है। जब वो अपने ससुराल पहुंचती है तो पवन उसे देखते ही गुस्से में बोला, यहाँ क्या लेने आई हो? मैंने बोला था ना अपनी शकल मत दिखाना। मैं लेने नहीं देने आई हूँ। मुझे नहीं रखोगे तो कम से कम अपने बच्चे को तो रख लो। बच्चा? ये किसका बच्चा है? ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता। ऐसा मत बोलो जी, ये बच्चा आपका ही है। इतना बोलकर माला सारी बात पवन को बता देती है। बच्चे को देखते ही सभी को दया आ जाती है। ये बच्चा तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिख रहा है बेटा, कितना प्यारा है मेरा पोता। जाने दे बेटा, माफ कर दे इसे, अब ये बदल चुकी है, इसे रख लो। अपनी माँ की बात मानकर और अपने बच्चे को देखकर पवन अपनी पत्नी को माफ कर देता है। अब माला वापस से ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।